हाय फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस में। दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो हमारा टॉपिक चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। इससे पहले इनके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया था, ये इसके ऊपर दूसरा वीडियो है। दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है। यानी आपको बताना है कि गुर्जरा शिलालेख कहाँ पे स्थित है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में, मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में, राजस्थान के जयपुर ज़िले में या बिहार के चंपारण ज़िले में। दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, यानी कि मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में गुर्जरा शिलालेख पाया गया था और ये प्राचीन काल में उज्जैन से बड़ौद जाते हुए रास्ते में पड़ता था। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यानी कि आपको बताना है कि वह कौन सा स्तंभ है जिसमें सम्राट अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। तो वो आपका कौन सा है? मास्की का लघु स्तंभ, रोमन देही का स्तंभ, क्वीन का स्तंभ या भाबरू का स्तंभ। तो इस पर दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि भाबरू स्तंभ जो कि आधुनिक राजस्थान के विराटनगर स्थान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कालसी प्रसिद्ध है। तो कालसी क्यों प्रसिद्ध है आपको बताना है। बौद्ध चैत्यों हेतु, पारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण या गुप्तकालीन मंदिरों हेतु। दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, यानी कि अशोक के शिलालेखों के कारण। दोस्तों, सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे वो उत्तराखंड के देहरादून जिले में कालसी नामक स्थान से पाए गए थे और अशोक के साम्राज्य का उत्तरी सीमा भी कालसी निर्धारित करता था। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी। यानी कि अभी भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि सम्राट अशोक के जो शिलालेख देहरादून में कालसी नामक स्थान से प्राप्त किया गया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी कालसी। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। यानी आपको बताना है कि अशोक के द्वारा लड़ा गया कलिंग युद्ध का विवरण किस शिलालेख में मिलता है। शिलालेख 1 में, शिलालेख 2 में या शिलालेख 12 में या शिलालेख 13 में। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि शिलालेख 13वां शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है, जो कि अशोक के शासन के 8वें साल में ये युद्ध लड़ा गया था और ये अशोक का बड़ा ही भयंकर युद्ध था। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक ने राजन्य संबंध थे कहाँ का शासक था। यानी आपको बताना है कि टालमी फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था। साइरोन का, मिस्र का, मकदूनिया का या सीरिया का। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो मिस्र होगा, यानी कि बी। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था। यानी कि फिलाडेल्फस कहिए या तुर्मय कहिए, वो दोनों का नाम एक ही है, वो कहाँ का था। दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि मिस्र का। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किस दरबार में आए थे, किस शासक के दरबार में आए थे। तो आपका ऑप्शन है अशोक के, हर्षवर्धन के या चंद्रगुप्त मौर्य या हेमू। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। यानी कि दोस्तों, आपको बताना है कि मेगास्थनीज ने मौर्य सम्राट के शासन को कितने भागों में बांटा था। तो प्रश्न का जो आंसर है आपका 7। इस प्रश्न का जो आंसर होगा डी, यानी कि मेगास्थनीज ने भारत के चंद्रगुप्त मौर्य शासन साम्राज्य को 7 श्रेणियों में बांटा था और उसमें कई वर्ग को अलग अलग भागों में विभाजित किया था। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। यानी आपको बताना है कि मौर्य काल में जब लोग टैक्स को छुपाते थे उनको कौन सी दंड का प्रावधान था। यानी कि मृत्युदंड, सामानों की कुर्की या कारावास या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा वो हमारा ए होगा, यानी कि उन लोग जो कर छुपाते थे
उनको मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। यानी आपको बताना है कि वो कौन सी पुस्तक है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो आपको बताना है दिव्यवदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक का शिलालेख। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि अशोक मेगास्थनीज की बुक इंडिका में है। तो इस प्रश्न आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन से स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत रूप से विवरण प्रस्तुत करता है। यानी कि आपको बताना है कि मौर्य सम्राट के प्रशासन का नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण किसके बुक में मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस या अशोक का अभिलेख। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, यानी कि मेगास्थनीज की जो इंडिका नामक बुक है उसमें मौर्य सम्राट के प्रशासन के बारे में बताया गया और उनके प्रशासन को 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है, हम आते हैं अपने अगली क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। यानी कि आपको बताना है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा। हम आते हैं अपने अगली क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है वर्तमान नगर पालिका का प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है। यानी आपको बताना है वो कौन सा ऐसा कार्य था जो मौर्य काल में भी होता था और आज भी नगर पालिका में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है नाप तौल के बाटों का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, शिल्पकारों का संरक्षण। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, यानी कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण उस जमाने में भी होता था और आज भी होता है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने विकास किया था। यानी आपको बताना है कि उनके शासनकाल में क्या क्या विकास हुआ था। यानी कि आपको बताना है संस्कृत कला एवं साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन या हिंदू कुश तक साम्राज्य। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा। यानी कि दोस्तों मौर्य शासन में संस्कृत का विकास हुआ, कला का हुआ व साहित्य का भी हुआ और प्रांतीय विभाजन, इनके प्रांत 5 भागों में बटे हुए थे। हिंदू कुश तक साम्राज्य, यानी कि आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य जो हिंदू कुश जो पर्वत है वहाँ तक इनका साम्राज्य विस्तार था। लेकिन सोने के सिक्के जो थे वो कुषाणों ने चलाए थे। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भाग और बलि थे। यानी आपको बताना है कि मौर्य काल में भाग और बलि क्या थे। सैनिक विभाग थे, राजस्व के स्रोत थे, धार्मिक अनुष्ठान थे या प्रशासकीय विभाग थे। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, यानी कि राजस्व के एक भाग थे। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। यानी कि मौर्य काल में राज्य की आय का जो एक स्रोत था वो कौन से अधिकारी वसूल करते थे। यानी कि उसे क्या कहा जाता था, अग्रोनोमाई, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष या अक्राध्यक्ष। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए होगा। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। यानी आपको बताना है कि मौर्य काल में सीता से क्या मतलब था। एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि। इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, यानी कि एक भूमि से प्राप्त आय। यानी कि दोस्तों उस काल में सीता अध्यक्ष नामक जो अधिकारी जो है कि सीता नामक एक कर वसूलता था। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। यानी कि आपको बताना है कि मौर्य काल में इनमें से कौन राजस्व को वसूलता था। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा समाहर्ता। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए होगा। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल मान का प्रभारी था। यानी कि आपको बताना है कि उस काल में तराजू और बटखरे का जो अधिकारी था वो कौन था। यानी कि इस प्रश्न में आपको बताना है कि पौतवाध्यक्ष था, पंड्याध्यक्ष था, हिताध्यक्ष था, सुनाध्यक्ष था। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी पौतवाध्यक्ष जो था वो बाट माप तौल का अधिकारी था। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है पंकोदश सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। यानी आपको बताना है पंकोदक सन्निरोधे नामक जो जुर्माना था मौर्य प्रशासन में वो किससे लिया जाता था और क्यों लिया जाता था। तो आपको बताना है पीने के पानी को गंदा करने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, कूड़ा फेंकने पर या मंदिर को गंदा करने पर। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, यानी कि सड़क पे अगर हम कीचड़ फैलाते थे तो पंकोदक सन्निरोधे नामक
जुर्माना लिया जाता था। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। यानी आपको बताना है कि मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन था। वैशाली था, नालंदा था, तक्षशिला था, यानी उज्जैन था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि तक्षशिला था। और तक्षशिला मौर्य काल में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था और ये आधुनिक पाकिस्तान के राजधानी इस्लामाबाद में पड़ता है। ठीक है, हम आते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। यानी कि आपको बताना है कि कौटिल्य के बुक में कौन से दो न्यायाधीश जो कि न्याय करते थे। यानी कि आपको बताना है तो कौन थे। धर्म महामात्र, धर्मस्थीय, रज्जु या कंटक शोधन। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो यानी कि डी होगा, यानी कि धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थी जो था वो दीवानी मामले देखता था और कंटक शोधन जो था वो फौजदारी मामले देखता था। ठीक है, हम आते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है अंतिम मौर्य सम्राट था। यानी कि आपको बताना है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। जालौक था, अवंती वर्मा था, नंदीवर्धन था या बृहद्रथ था। दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो बृहद्रथ था। ठीक है, जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की थी। हम आते हैं अपने अगली क्वेश्चन की तरफ और मेरा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, उनके आगमन का सही कालानुक्रम बताना। यानी कि इनमें से जो जो यात्री भारत आए थे उनके आने का क्रम आपको बताना है। तो आपको बताना है तो आप ए, बी, सी या डी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा बी होगा। यानी कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज आए थे। उसके बाद जो आए थे फाहयान आए थे, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में। उसके बाद जो आए थे वेनसांग आए थे, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और इत्सिंग जो है कि 6ठी ईस्वी में आया था। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।